Hello everyone, I am Ritunjay. Welcome back to my channel. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Today we are going to start the first chapter of class 8 civics, which is the Indian Constitution. आज के सब टॉपिक्स हैं What is Constitution, Why does a country need Constitution, the Indian Constitution key features, Preamble, Federalism, Parliamentary form of government, Separation of powers, सेक्युलरिज्म एंड द फंडामेंटल राइट्स। अब आते हैं फर्स्ट सब टॉपिक पे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन है ये लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशियो से आया है, जिसका मतलब है रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ अ बुक इन विच वी फाइंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स एंड रूल्स इन विच द सोसाइटी और एनी ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री हैज टू बी गवर्न। मतलब कि ये एक तरीके की बुक होती है जिसमें रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं कि किस तरह से सोसाइटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई देश किस तरह से काम करेगा। अब जो एक किताब जैसी जगह पे एक जगह पे लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोडिफाइड, और जो एक जगह नहीं लिखे हुए होते, मतलब कि एक सिंगल जगह नहीं लिखे होते, दूसरी जगह लिखे होते हैं, जैसे एक्ट्स में, कोर्ट केसेस में, ट्रीटीज में, उनको हम कहते हैं अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अब जैसे इसमें आप लोग ये फर्क समझ लीजिए, आप लोग ये मत समझिएगा कि रिटन और अनरिटन। रिटन सब होते हैं, लेकिन जैसे जो अनरिटन, कुछ लोग कह देते हैं कि ये यूनाइटेड किंगडम का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है। ये इसको सही होगा कि हम लोग इसको अनकोडिफाइड कहें, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं लिखे हुए हैं रूल्स रेगुलेशंस, दूसरी जगह पे लिखे हुए हैं, जैसे कि कई एक्ट्स में लिखे हैं, कोर्ट केसेस में लिखे हैं, ट्रीटीज में लिखे हैं, बस ये है कि एक जगह नहीं लिखे हैं। इसलिए इसको बेहतर होगा कि हम कहें कि अनकोडिफाइड, ना कि अनरिटन। तो ये दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो कि एक सिंगल जगह लिखे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोडिफाइड, और जो एक सिंगल जगह नहीं लिखे होते और अलग अलग जगहों पे लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution of India is the longest written constitution which has 444 articles in 22 parts और 12 schedules, 124 amendments 2019 तक हुए हैं। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको इज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको सबसे छोटा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट सबसे पुराना कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज तक चलता आ रहा है 1789 से। अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर किस तरह का है, किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से सोसाइटी गवर्न की जाती है, क्या पॉलिटिकल नेचर है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और हम आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इंडिया कितनी डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, लेकिन फिर भी सब लोग एक साथ रहते हैं। क्यों रह पाते हैं? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हैं जिसको सारे लोग माने, और कोई मतलब फोर्सफुली कोई चीज़ ना हो, और सब लोग एक साथ एक यूनिटी से रह सकें। अब एक एग्जांपल है साउथ अफ्रीका का, वो वहाँ ये आपको 9th में आएगा, क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर में आएगा, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वहाँ पे ब्लैक मेजॉरिटी है और वाइट माइनॉरिटी है। तो पहले वहाँ पे वाइट माइनॉरिटी ब्लैक मेजॉरिटी के ऊपर राज करती थी, लेकिन जब पीपल्स मूवमेंट हुए, सारी चीज़ें हुई, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। तो अब वहाँ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, लेकिन अब वाइट माइनॉरिटी, ब्लैक मेजॉरिटी, सबके डिफरेंट बिलीव्स थे। उन लोग एक दूसरे से डरते थे कि कोई हमें डोमिनेट ना करे, कोई हमें डोमिनेट ना करे। तो इस तरह से लेकिन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि जिसपे सारे बिलीव्स एक साथ लाए जा सकें और सब लोग एक यूनिटी से रह सकें। तो मेन काम कॉन्स्टिट्यूशन का यही है कि एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट मेंटेन करे लोगों के बीच में, और दूसरा काम क्या है कि पॉलिटिकल नेचर भी बताता है कि कैसा है पॉलिटिकल नेचर कंट्री का, कि डेमोक्रेसी है, मोनार्की है कि क्या है।
पॉलिटिकल सिस्टम का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है उसको थोड़ा हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, नेपाल के एग्जाम्पल से। नेपाल पहले एक डेमोक्रेसी नहीं था, मोनार्क था। वहाँ पे जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सारी पावर्स उसने किंग और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे रखी थी कि सारे डिसीजन सारी चीज़ें वही लेंगे, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे पीपल्स मूवमेंट हुआ मोनार्की के खिलाफ, तो उन्होंने अर्ज किया कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाए। तो 2006 में किंग की पावर को ख़त्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया 2006 में, ये चीज़ याद रखिएगा। और 2008 में नेपाल डेमोक्रेसी बना। 2006 में डेमोक्रेसी नहीं बना, 2008 में डेमोक्रेसी बना। 2006 में किंग की पावर्स को ख़त्म किया गया। तो जब डेमोक्रेसी बन गया, लेकिन उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही वाला था जो मोनार्की के हिसाब से था, जो किंग और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आसपास घूमता था। अब उनको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, तो उन्होंने 2015 में फिर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो आप लोग ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए किसी भी कंट्री, सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन का। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी है, कई और जगह भी डेमोक्रेसी है। हम लोग अपने लीडर्स चूज करते हैं और अपने बिहाफ पे उन्हें पार्लियामेंट भेजते हैं कि वो पावर एक्सरसाइज करें, डिसीजंस लें हमारे बिहाफ पे। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि वो अपनी अथॉरिटी और पावर का मिसयूज कर लें, किसी के ऊपर, किसी के भी ऊपर कर सकते हैं। तो इस चीज से बचाव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफगार्ड्स देता है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई डोमिनेंट ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर अपनी पावर ना यूज करे, किसी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसा कि मैंने अभी साउथ अफ्रीका वाले एग्जाम्पल में बताया कि वहाँ ब्लैक मेजॉरिटी है, वाइट माइनॉरिटी है। तो जब वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई तो वहाँ पे वाइट माइनॉरिटी के अंदर के वहाँ के लोगों के अंदर भी डर था कि कहीं ब्लैक मेजॉरिटी हमारे ऊपर अपनी पावर्स ना यूज करे। तो इसलिए वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनाया गया कि सब लोग साथ रह सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट मेंटेन करता है लोगों के बीच में। अब तीसरा काफी इंपॉर्टेंट, काफी मजेदार नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। आप लोगों ने कई जगह सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा कि ये पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है ये काफी बेकार है, काम धीरे धीरे होता है इस सारी चीजों की वजह से। तो एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर आना चाहिए इंडिया में जो सारे डिसीजंस ले, जल्दी जल्दी ले, और कोई ये चीज ना हो कि इलेक्शन हो और ये पार्टी पॉलिटिक्स हो। अब लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये अभी तो ऐसे सुनने में अच्छा लग रहा है कि सब काम अच्छे से होगा, तेजी से होगा, लेकिन जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम है, वो चीजें खत्म हो जाएंगी डिक्टेटर के आने से। तो ये आप लोग देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें इससे भी बचाता है, हमारी अपनी सोच से बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन कि कुछ हमारी सोच कुछ गलत ना कर दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज कभी भी होने नहीं देता। तो ये थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम लोग को अपने आप से बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम लोग ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कई काम करता है। पहला कि एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन पीपल के बीच में डेवलप करता है, एक तरीके की यूनिटी डेवलप करता है, जैसा कि अभी हम लोग ने पहले देखा एग्जाम्पल से। दूसरा ये बताता है कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी और किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिट्स लगा देता है कि वो इस चीज से आगे काम नहीं कर सकती, और सिटीजन्स को राइट्स भी देता है कि उनके क्या राइट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि गवर्नमेंट अपनी पावर ना मिसयूज कर सके। चौथा है कि वो एक तरीके का एक्सप्रेस करता है पीपल के एस्पिरेशन की कैसे अच्छी सोसाइटी बनाई जा सकती है। अब आप लोग ये देखिएगा कि ये सारे पॉइंट आप लोग कोशिश करिए कि इसको कहीं नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी। अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चला इंडिया में, तो इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे, जो लोग थे, वो सोचे कि इंडिया जो फ्री इंडिया होगा वो एक डेमोक्रेसी हो और सारे पीपल वहाँ के इक्वल रहें, किसी में कोई डिफरेंसेस ना रहें। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 इलेक्टेड मेंबर्स थे, आप लोग जानते ही हैं। तो उनके आगे कई सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके डिफरेंट बिलीव्स हैं, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं। तो इन सारे डिफरेंसेस को देखते हुए एक यूनिटी बनाना में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो एक यूनिटी डेवलप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई सारे की फीचर्स दिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिससे यूनिटी डेवलप हो सके। अब हम लोग वो की फीचर्स देखते हैं। अब की फीचर्स से पहले आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल एक तरीके का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, या आप उसको प्रीफेस कह लीजिए। जैसे कई बुक्स होती हैं, आप लोग पढ़ते ही होंगे, उसमें पहले बुक्स स्टार्ट होने से पहले प्रीफेस पेज होता है जिसमें बताया जाता है कि बुक में है क्या, किस तरीके से चीज़ें हैं। तो प्रीएम्बल को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस मान सकते हैं। अब ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, वो आप लोग पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ और इस समय आई बटन पे भी दिख रहा होगा, तो आप लोग उसको काफ़ी ध्यान से, काफ़ी अच्छे से पूरा एंड तक देखिएगा। अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट की फीचर पे, जो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब आप लोग 6th में पढ़े थे पंचायती राज के बारे में, 7th में पढ़े स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में, 8th की सिविक्स में पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो आप लोग ये देखिए कि 3 टायर्स हैं, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है कि केवल जो न्यू दिल्ली में लोग बैठे हैं वही सारे डिसीजंस ले रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, पंचायती राज भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब जो पंचायती राज डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन अब जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट केवल एक तरीके के एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है। ये चीज़ गलत है। स्टेट के पास अपनी अथॉरिटी, अपनी ऑटोनॉमी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दिया हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट दी हैं, जो कि हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, जो सब्जेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजंस, जिसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, वो सारे सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में हैं। अब जैसे कि डिफेंस अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट में। दूसरा है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन अलोन मेक लॉज एंड डिसीजंस इन स्टेट, जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में उनके ऊपर। स्टेट लिस्ट में है हेल्थ, एग्रीकल्चर। अब लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस समय जानते ही, सभी लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स रूल्स बना रही है वो स्टेट्स को भी मानने पड़ रहे हैं। इस समय एक एक्ट लगा हुआ है, एक तरीके का इमरजेंसी एक्ट है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये एक तरीके का इमरजेंसी एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। इस एक्ट के आ जाने के बाद हेल्थ जैसे सब्जेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, और जो डिसीजंस वो लेती है वो स्टेट्स को मानने पड़ते हैं। ये बात हो गई स्टेट लिस्ट की। अब है तीसरी लिस्ट और लास्ट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जिसमें डिसीजंस एक साथ ले सकें, वो सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, एजुकेशन। अब एजुकेशन जो मैंने प्रीएम्बल वाले वीडियो में काफ़ी बात की है, 42nd अमेंडमेंट की जो 1976 में हुआ था, एजुकेशन उस अमेंडमेंट में स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाया गया है। मतलब कि 1976 के पहले एजुकेशन सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में था, लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, तब एजुकेशन सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया।
अब एक और बात है कि जो कुछ कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे ज़्यादातर टाइम तो ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक ही तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बना दे, स्टेट गवर्नमेंट कुछ बना दे। तो उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स और लॉज रेगुलेशंस होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को मानने पड़ते हैं कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर। अब आते हैं नेक्स्ट की फीचर पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप लोग जानते हैं कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, मतलब कि 18 ईयर्स या उससे ऊपर के जो लोग हैं सिटीजन्स इंडिया के, वो वोट कास्ट कर सकते हैं। उनको किसी भी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बात पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता वोट डालने से। तो आप लोग ये जानते हैं कि एक तरीके का डायरेक्ट रोल है इंडिया के सिटीजन्स का इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन में, और एक तरीके का इनडायरेक्ट रोल है इंडिया के गवर्नमेंट की गवर्निंग का, क्योंकि जैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, फिर वो गवर्नमेंट चलाते हैं, तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट रोल हो गया कि हम ही लोग एक तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हैं इनडायरेक्टली वे में, और इसी को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट की फीचर पे आते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स दिए हुए हैं, जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो है जिनको हम इलेक्ट करते हैं इलेक्शन में, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट जाते हैं, वो लेजिस्लेचर है। उनका काम क्या रहता है कि वो लॉज बनाएं, रूल्स बनाएं कंट्री के लिए। जो एग्जीक्यूटिव है उनका ये काम है कि वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करें और काम रनिंग करवाएं गवर्नमेंट की एक तरीके से। अब ऐसा तो है नहीं कि लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिए वो अपने आप काम करने लगेंगे, तो कुछ लोग चाहिए ना जो मेंटेन करें उन लॉज को, जो काम करवाएं गवर्नमेंट को ठीक से, तो इसके लिए है एग्जीक्यूटिव। तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी एक तरीके का सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है हमारी कंट्री में। अब इसमें क्या है कि जुडिशरी का काम क्या है एक तरीके का, कि अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना देता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम करता है, तो उन लॉज को चेक करना और अगर वो गड़बड़ है तो उनको हटाना, ये काम है पहला काम जुडिशरी का। दूसरा काम है कि एग्जीक्यूटिव अगर किसी सिटीजन के राइट को डिनाई कर रहा है या फिर कोई लॉ ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसको चेक करना और उसको ठीक करने का ऑर्डर करना, ये काम है जुडिशरी का। इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर ही इसी नाम पे है। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऑर्गन्स दिए हैं और इसमें ऐसा किया है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर अपनी फोर्स नहीं चला सकता, सबको अपना अलग अलग ठीक से काम करना रहता है। और अगर कोई ऑर्गन मिसयूज करता है अपनी पावर का, तो ऐसा सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है कि ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते रहें और एक बैलेंस बनाए रखें पावर का। मतलब कि पावर एक तरीके से बैलेंस्ड रहे, किसी पक्ष में ना झुके, किसी तरफ ना हो, जैसे कि पूरी पावर लेजिस्लेचर के पास ना चली जाए, पूरी पावर जुडिशरी के पास ना चली जाए, या पूरी पावर एग्जीक्यूटिव के पास ना चली जाए, बैलेंस बना रहे। इसलिए इसको एक तरीके का चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को। अब आते हैं नेक्स्ट की फीचर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है, सेक्युलर स्टेट का मतलब ये है कि कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं प्रमोट करेगा, नहीं मतलब नहीं डिक्लेयर करेगा, और किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा स्टेट, और अपने सिटीजन्स को ये फ्रीडम देगा कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करें और किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट करें, मतलब कि उसके बारे में चीज़ें, बिलीफ्स फैलाएं, इसकी भी सारे सिटीजन्स को फ्रीडम रहती है। अब सेक्युलरिज्म वर्ड, ये की फीचर की बात हो गई। ये अभी काफ़ी थोड़ी सी हम लोग ने बात की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके पूरा चैप्टर ही, नेक्स्ट चैप्टर ही है इसी के ऊपर, तो उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये बात हो गई सेक्युलरिज्म की फीचर की। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आ रहा है वर्ड सेक्युलर स्टेट, और स्टेट का मतलब एक तरीके से ये नहीं होता कि हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं।
स्टेट हम इसलिए यूज करते हैं कि गवर्नमेंट से डिफरेंशिएट कर सकें स्टेट को। स्टेट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक तरीके का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो संप्रभुत्व सिटीजन्स को, मतलब कि सॉवरियन पीपल को जो एक डेफिनेट टेरिटरी ऑक्यूपाई करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का, मतलब कि ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और संप्रभुत्व लोग जहां रहते हैं एक टेरिटरी पे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेट। इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट स्टेट के अंडर आती है, गवर्नमेंट इज नॉट द स्टेट, गवर्नमेंट कम्स अंडर द स्टेट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात ही नहीं हो रही है, ये स्टेट की बात हो रही है। और गवर्नमेंट कभी भी स्टेट से ऊपर नहीं हो सकती, गवर्नमेंट आएगी गवर्नमेंट जाएगी लेकिन स्टेट वही रहेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट हमेशा स्टेट के नीचे होती है, ना कि स्टेट के ऊपर। और गवर्नमेंट चाहे कितनी भी बदले, चाहे जो भी हो, लेकिन स्टेट वही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। अब नेक्स्ट की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स। अब ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बना रखा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, यहाँ आई बटन पे भी इस समय दिख रहा होगा, तो आप लोग उसको देखिए, पूरा देखिएगा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसमें ऐड कर देता इस वीडियो में उसको, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता, तो बोरिंग हो जाता आप लोगों के लिए, तो इसलिए अलग वीडियो है, आराम से उसको पूरा एंड तक देखिएगा जब भी टाइम मिले। So now the first chapter of class 8 civics, the Indian Constitution, is completed. If you all liked my video, then please like it and share it, and please subscribe the channel and press the bell icon. Bye bye. Thank you.